हेलो एवरीबॉडी, आई एम वर्षा वैष्णव, योर मेंटोर फ्रॉम सीएचके कॉमर्स हब कोटा। और बेटा आज अपन लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज सेटिंग अप अ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का पेपर डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे जून 2024 में जो आपका पेपर आया था उसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पेपर के अंदर हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 जो कि आपका 60 मार्क्स का है उसका अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस किए हैं तो प्लीज आप जाकर के देखिए और अपने आंसर राइटिंग को स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ये गाइडलाइन आंसर्स जो कि अपनी आईसीआईसी की वेबसाइट पर दिए गए हैं वो ही मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो टिल क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग आराम से वहां पे जाकर के देख सकते हैं, अपने स्टडीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दी हुई है आपको, आपके पास में चॉइस दी हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4A है। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट वाज अ चॉइस। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, डिटेल्स दी हुई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है OTM Financial Service Limited got the license to operate the payment bank. All right, payment bank से related यहाँ पे मतलब ये है in India from RBI. Okay, as per the terms of the license, where compliance including KYC verification are required to be compiled with strictly from time to time. OTM Financial Services Limited made various non-compliances and accordingly lot of restrictions and penalty were imposed by RBI. Okay, इन्होंने non-compliance किया इसलिए इनके ऊपर penalty और restrictions लगाए गए हैं। ठीक है, thereafter उसके बाद में RBI approved a scheme by which the payment bank may be transferred to any public sector undertaking. Okay, a leading PSU in financial sector is interested to acquire the business of OTM Financial Service Limited के business को क्या करना चाहता है, एक PSU यहाँ पे undertake करना चाहता है, acquire करना चाहता है। Before making any offer, the management of the bank requires the check point to be considered as other terms and conditions for running a business of payment bank. Prepare a note. See why am I smiling? इसलिए स्माइल कर रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से हमें इस क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करी गई है ना। आपसे एंड में इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि कौन कौन से चीजों को कंसिडर किया जाएगा जब क्या कर रहे हैं, जब आप एक पेमेंट बैंक को क्या करते हैं, रन करते हैं। ऑलराइट, तो क्या समझना है हमें कि एक पीएसयू है और पीएसयू उसको एक्वायर करने में इंटरेस्टेड है, उससे रिलेटेड हमसे कुछ भी नहीं पूछा है। उन्होंने हमसे सिंपल सी एक चीज पूछी है कि वो पॉइंट्स, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो कंसीडर जो आपको करनी है एट द टाइम ऑफ रनिंग पेमेंट बैंक। ओके, सो दिस इज इजी। देखते हैं हम लोग क्या क्या कंडीशंस होती है जो कि आपको पेमेंट बैंक को रन करने के लिए ध्यान में रखनी होगी। सो द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रनिंग पेमेंट बैंक आर एज फॉलो। क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ये टू बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको क्या होना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद में क्या है कि पेमेंट बैंक की कोई भी सब्सिडरी नहीं होती है। और क्या है, तो पहले 5 सालों के लिए जो प्रमोटर्स है उनका स्टेक कम से कम कितना होना चाहिए पेमेंट बैंक के अंदर, मिनिमम 40% होना चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउ करी जाती है इस बैंक के अंदर, लेकिन एफडीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। फिर क्या बोला है, जो वोटिंग राइट है वो क्या है, रेगुलेट करे जाते हैं बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, इफ देयर इज एनी एक्विजिशन ऑफ मोर देन 5% शेयर दिस विल रिक्वायर प्रायर आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई के अप्रूवल के बिना 5% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं ले सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पे ज्यादा होंगे, अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। द बैंक शुड बी फुल्ली नेटवर्क्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, इनिशियली द डिपॉजिट में बी कैप्ड। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि जो पेमेंट बैंक होता है वो क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पेमेंट है ना, उसको आसान किया जा सके, जो पेमेंट एक्टिविटीज है उसे आसान किया जा सके। जैसे कि आपको पता होगा पेटीएम बैंक है, एक पेमेंट बैंक है वो भी। इसके अलावा एयरटेल का एक पेमेंट बैंक है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक जिसे बोलते हैं। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। ये सारे ऐसे पेमेंट बैंक है जो कि इंडिया में वर्क करते हैं और पेमेंट जो मेकिंग है उसको इजी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या वो लोन दे सकता है पेमेंट बैंक बेटा, तो पेमेंट बैंक को लोन फैसिलिटीज वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ डिपॉजिट्स तो फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इनिशियल लेवल पे क्या होंगे, 1 लाख पर कस्टमर से ज्यादा नहीं हो सकता है। नो लैंडिंग एक्टिविटीज परमिटेड, कोई भी लैंडिंग एक्टिविटी यहाँ पे परमिट नहीं करी जाती है। वही बात जो मैंने आपको बोला कि लोन नहीं फैसिलिटेट किया जाता है। बैंक कैन एक्सेप्ट यूटिलिटी बिल को क्या कर सकते हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अ क्वार्टर ऑफ इट्स ब्रांचेस शुड बी इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। देखो पेमेंट बैंक का जो
रोल है, वो रोल ही यही है कि ऐसे सेक्टर में जाकर के काम करना है जहाँ पे क्या है, जो बैंक्स है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो उस जगह पे जाकर के काम करना है, इसलिए अनबैंक्ड रूरल एरिया में क्या करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आगे अपन लोग देखते हैं 4B में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 4B में यहाँ पे बोला है AB हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ फैमिली ओन्ड कंपनी बेस्ड इन जयपुर स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल एंड होम डेकोर आइटम्स। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर past 15 years and has established itself as a prominent player in the handicraft industry. The company seeks professional advice on the criteria of classification of micro, small and medium enterprises. Advise ABC Handicraft Private Limited. क्या पूछा है आपसे? क्लासिफिकेशन पूछा है, सिंपली क्लासिफिकेशन पूछा है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। ठीक है, वेरी इजी, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नोटिफिकेशन आया था भैया 1/6/2020 को, इससे उन्होंने क्या क्राइटेरिया है आपको वो क्लियर किया है माइक्रो स्मॉल और फाइनेंस का। हमको सबको पता है ये क्राइटेरिया। देयर विल बी नो मोर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एमएसएमई में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबके लिए सेम ही यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है। माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है, और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। स्मॉल किसको बोलोगे, तो जहां पे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने तक का है, 10 करोड़ तक का है, और टर्नओवर कितने तक का है आपका, 50 करोड़ तक का है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के अंदर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो किससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कितना सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक के पूरे क्वेश्चन पेपर में जो पूछा है उन्होंने वो यही पूछा है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, 4C क्या बोलता है आपसे, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज न्यूली एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन बेंगलुरु। आईटी है ना, ठीक है, हाँ आईटी कंपनी है, कहाँ पे, बेंगलुरु में है, इंडिया के अंदर। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन डेवलपिंग एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए एआई वाले क्या बोल रहे हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके, एज पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, XYZ Solution Private Limited is exploring the benefits available to startup under the Startup India program. Advise the company about the benefits given to entrepreneur establishing a startup. क्या पूछा है हमसे, स्टार्टअप के बेनिफिट्स पूछे हैं। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, उससे कि भैया ये पेपर बड़ा आसान था यार सच में। देखो क्या पूछा है, स्टार्टअप के बेनिफिट्स पूछे हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, बोले सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। हम सबको पता है कि स्टार्टअप को शुरू करना क्या है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है स्टार्टअप के ऊपर वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करे हुए हैं, रिड्यूसिंग द रेगुलेटरी बर्डन, जितने भी रेगुलेटरी बर्डन है उन सबको रिड्यूस करा हुआ है, एंड अलाउइंग देम टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटी। है ना, क्यों है, क्यों सिंप्लीफाई करा है स्टार्टअप के अंदर इन सारी चीजों को, इसलिए सिंप्लीफाई करा है ताकि आप अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे सके, ना कि आप एक बहुत ही ज्यादा भैया कॉम्प्लेक्स सिस्टम में फंस जाए कि इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करना है, तो इसलिए इन्होंने कंप्लायंस जो है उसको सिंपल बना दिया। देन बोलते हैं कि टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है, एलिजिबल स्टार्टअप कैन अवेल देमसेल्व्स ऑफ इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस मिलती है उन्हें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, टिपिकली 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए वो ले सकते हैं, उनके जो शुरुआत के 10 साल है स्टार्टअप को शुरू करे हुए, जो उनके जो बिगनिंग के जो 10 इयर्स है, उन 10 इयर्स में से कभी भी वो जो 3 साल है रेगुलर जो कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स है उसके क्या ले सकते हैं, उस पे इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस यहाँ पर ले सकते हैं। देन बोलते हैं यहाँ पे एक सबसे अच्छा तरीका होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर इसका मतलब है स्टार्टअप कैन सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस विथ लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉ अप टू 3 इयर्स रिड्यूसिंग रेगुलेटरी हैसल। है ना, यहाँ पे देखो क्या होता है कि देयर आर सो मेनी रेगुलेटरी बॉडीज कि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो वर्क है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या लेबर प्रोटेक्शन के लिए जो वर्क है, लेबर इंटरेस्ट के लिए जो वर्क है, आप उन सारी चीजों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लॉज यहाँ पे बने हुए हैं, लीगल लाइबिलिटी बन जाती है, लेकिन इन सबसे बचने का तरीका क्या है, आप क्या कहेंगे कि भैया हम सेल्फ सर्टिफिकेशन, यानी कि हम लोग खुद उस स्टैंडर्ड से नीचे काम नहीं करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन, वो आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। देन बोला फास्टर पेटेंट एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सो स्टार्टअप कैन expedite the patent application process through fast track examination reducing the time and cost involved in securing patent। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है उसको फास्ट बना दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी आपका काम स्टार्ट हो सके। आगे क्या बोल रखा है, एक्सेस टू फंडिंग, स्टार्टअप को देखो अवेल कर सकते हैं, अलग अलग फंडिंग की स्कीम्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाते हैं बाय द गवर्नमेंट और भी दूसरी एजेंसीज जो कि क्या करती है यहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटेट करवाती है स्टार्टअप को, क्योंकि फाइनेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट
बिना उसके आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्कीम है और गवर्नमेंट यहाँ पे फुल सपोर्ट करती है, हेल्प करती है आपको फाइनेंस अवेलेबल करवाने में। देन बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सपोर्ट। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्टार्टअप कैन रिसीव सपोर्ट फॉर फाइलिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन थ्रू गवर्नमेंट स्कीम, है ना। इन सब के थ्रू क्या कर सकते हो आप, अपना आईटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये आपको राइट दिया जाता है और आपको सपोर्ट यहाँ पे पूरा किया जाता है कि जल्दी से जल्दी आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो जाए। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया हब। स्टार्टअप हैव एक्सेस टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका एक्सेस होता है। द स्टार्टअप इंडिया हब विच प्रोवाइड्स, जो कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करती है और मेंटरशिप सपोर्ट भी यहाँ पर आपको देती है, बिंग अ न्यू एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, सो स्टार्टअप आर गिवन प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अलाउइंग देम टू एक्सेस अ सिग्निफिकेंट मार्केट एंड गेन विजिबिलिटी, है ना। मार्केट में उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको, सिग्निफिकेंट मार्केट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को आप कवर कर सके, जो गोल मार्केट है आपका उसको आप कवर कर सके। ठीक है, ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा इंक्यूबेशन सपोर्ट। इंक्यूबेशन सपोर्ट मतलब क्या होता है, स्टार्टअप कैन बेनिफिट फ्रॉम इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे इंक्यूबेटर्स होते हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे 7 इंक्यूबेटर सेंटर्स हमारे यहाँ पे सेटअप किए गए हैं, जो कि स्टार्टअप को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से मार्केट में अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, उन्हें मेंटरशिप देने का मतलब ये होता है कि उन्हें गाइड करना। ठीक है, कि किस तरीके से वो बेटर वे में रिसोर्सेज को कम वेस्ट करते हुए अच्छे से अच्छा काम करे, अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी हेल्प उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स। ओके, देन बोला इनोवेशन एंड रिसर्च सपोर्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब बेटा यही हुआ, इनोवेशन रिसर्च सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम यही है कि भैया ज्यादा से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के आना, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा और आप खुद कुछ चीजों को इनोवेट करेंगे, है ना, इनोवेट करेंगे और रिसर्च करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास में वो सारे के सारे साधन नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, जिससे कि आपका रिसर्च अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे इस तरीके का सपोर्ट भी गवर्नमेंट आपको देती है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां स्टार्टअप के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट करता है। ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा नीचे आ गई। स्टार्टअप कैन एक्सेस गवर्नमेंट ग्रांट और स्कीम्स एम्ड एट प्रमोटिंग इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके, सो ये सारे के सारे बेनिफिट्स क्यों होते हैं, क्यों दिए जा रहे हैं किसी स्टार्टअप को, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और जॉब क्रिएशन, है ना। आपको पता होगा ना कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हम लोग बात करते हैं तो किस चीज के बारे में बात होती है, बेरोजगारी के बारे में बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है। अब अगर हर आदमी ये चाहेगा कि मेरी नौकरी लग जाए, तो इतने सारे तो भैया कोई कंपनियां या इतने सारे तो गवर्नमेंट इतनी जॉब्स तो निकाल नहीं सकती है। तो उसके लिए बेटा स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में इसीलिए लॉन्च किया गया था, ताकि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। आप खुद अगर कुछ इनोवेशन करेंगे, आप में अगर उतना स्किल्स और टैलेंट है और आप वो चीज करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आप दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। फोर्थ का पार्ट सी हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। देखो डी में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखते हैं। MN Limited is newly incorporated company intends to carry on business of international trade activities in India. ठीक है, the company seeks your guidance on the requirement of obtaining IEC. ठीक है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट के बारे में लोग हमें पूछ रहे हैं। एडवाइस करना है आपको MN को, MN लिमिटेड को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, IEC की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप किसी इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो हमने क्या बोला है, IEC इज अ की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि मैंडेटरी होता है उन सभी के सभी कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स में क्या है, इन्वॉल्व है। इट इज अ 10 डिजिट कोड विच इज इशूड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ DGFT के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या करती है, इसे इशू करती है। हाउएवर फॉर सर्विस एक्सपोर्ट IEC shall be not necessary except when the service provider is taking benefit under the foreign trade policy। याद होगा ये आप लोगों को, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता IEC। लेकिन अगर आप FTP में अगर कोई ना कोई पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अगेन आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको IEC कोड लेना होगा। IEC कोड की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। Importers are not allowed to proceed without this code, and exporter cannot take benefit of exports from DGFT custom और export promotion council से उन्हें ये सारे benefits नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर उनके पास में क्या नहीं है, ये DGFT कोड नहीं है, सॉरी ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है, तो ओके। आगे क्या बोल रखा है, द IE कोड
मस्ट बी कोटेड बाय द इम्पोर्टर। क्या करेगा, जब क्लियरिंग करेगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, तो वहां पे उसे ये कोड डालना होगा। ऑल्सो जब बैंक बेटा जो होते हैं, बैंक को भी क्या होता है, मनी अब्रॉड, जब वो मनी को अब्रॉड भेजना होता है, इम्पोर्टर जब अपने पेमेंट करेगा जो उसने चीजें मंगवाई है उसके लिए, तो उसे पैसे भेजने पड़ेंगे, है ना, किसके, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही तो भेजेगा। तो जब वो ये पैसा भेजता है तो उसके लिए भी क्या है, बैंक भी इस आईई कोड की डिमांड करता है। और एक्सपोर्टर्स के लिए आईई कोड मस्ट बी कोटेड वाइल सेंडिंग शिपमेंट, जब वो सेंड करेगा इम्पोर्टर को, और बैंक भी वहां से क्या बोलेगा कि भैया आपकी आईई कोड वगैरह दीजिए, नहीं तो आप फ्रॉम अब्रॉड से मनी रिसीव नहीं कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द फर्म ऑब्टेनिंग एन आईईसी मे बी एनी ऑफ द फॉलो, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, ट्रस्ट, एचयूएफ, सोसाइटी, जो कोई भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, देन यू हैव टू टेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। कॉन्सिक्वेंट अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, आईईसी नंबर इज द सेम एज द पैन नंबर ऑफ द फर्म की तरह ही होता है। द आईईसी वुड बी सेपरेटली इशूड बाय डीजीएफटी, क्या करता है, इसे सेपरेटली इशू करता है। ऑलराइट, अब मेरी बात सुनिएगा यहाँ पर, ये जो आपसे पूछा था आईई कोड के बारे में, तो यहाँ पे आपको माना कि आंसर आता है, बट एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इस पे आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। क्या सीखना है, यू कैन सी इन लोगों ने कैसे छोटे छोटे से आपको पॉइंट्स में क्या करा है, चीजों को एक्सप्लेन करा है। रदर देन मेकिंग अ पैराग्राफ, आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में 1 2 3 4 पॉइंट्स में क्या करने वाले हो, उसको डिस्क्राइब करने वाले हो। 3 मार्क्स के लिए बेटा एक क्वेश्चन है, एंड इफ यू आर थिंकिंग भैया मैं 1 2 3 पॉइंट वहां पर के लिख दूंगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। कम पॉइंट्स आते हैं, आई वुड सजेस्ट कि सीधे डॉट लगाओ और अपना आंसर लिखो, ठीक है, rather than नंबरिंग, नंबरिंग मत करो उसकी। ओके, और लास्ट में जब भी आपसे एडवाइस बोला है तो आप लिखो एमएन लिमिटेड इज एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली, मतलब कि इस अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, उसे एडवाइज किया है, और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस वगैरह हम लोगों ने जो भी गाइडलाइन दी गई उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करा है, एडवाइस किया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, यही आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं किस तरीके से कंसाइज मैनर में अपनी बात को प्रेजेंट करूं। बड़ी बड़ी 2 2 पेज भरना या 1 पेज भरना, नो, आप बीकॉम का एग्जाम नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपको इस तरीके से कंसाइज मैनर में पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर्स वहां पर लिखने होंगे। क्लियर है, चलो फोर्थ का ई पार्ट देखते हैं अपन लोग, क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर। देखो यार भाई, यही वाला अटेंड करना था, अगर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 और 4 एक में से आपको 4 ही अटेम्प्ट करना चाहिए था। ठीक है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उनके लिए ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट और ट्रस्ट डीड के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन, पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चंस काफी आसान ही थे, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछ लिया आपसे यहाँ पे। ठीक है, सबको पता होगा 11 से पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरीके से वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। पार्टनर्स एज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट रन्स द पार्टनरशिप फर्म, द प्रोसीजर टू एडमिट अ पार्टनर इन द फर्म मेंशन्ड इन द डेट। ठीक है, एडमिट का क्या सारा ही वहां पे प्रोसीजर लिखा हुआ रहता है। ट्रस्ट में क्या है, तो जो ट्रस्टीज होते हैं जनरली अपॉइंट करते हैं या फिर इलेक्ट किए जाते हैं। प्रोसीजर किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा या किस तरीके से ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाएगा, ये सारा के सारा ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो पार्टनरशिप डीड होती है वो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50 पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है भैया, तो यहाँ पे 3 पार्टीज का इन्वॉल्व होना ट्रस्ट डीड में बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो कौन है, एक होता है ट्रस्टर, यानी कि वो व्यक्ति, दिस पार्टी इज अ बोरोवर। अ ट्रस्टर इज समटाइम्स कॉल्ड अ ऑब्लिगर भी इसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा कौन होता है, ट्रस्टी। एज अ थर्ड पार्टी टू अ डीड ऑफ ट्रस्ट, द ट्रस्टी होल्ड्स द प्रॉपर्टीज लीगल टाइटल। ट्रस्टी कौन होता है, जिसकी खुद की वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन होता है, दिस पार्टी इज द लेंडर। बेनिफिशियरी वही व्यक्ति होता है जो उस प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट उठा रहा है, वो कौन कहलाएगा, बेनिफिशियरी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। क्लियर है, आगे क्या बोल रखा है, देखो द डीड में मेंशन अ फिक्स्ड टर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर और फॉर अ स्पेसिफिक अंडरटेकिंग, और में मेंशन द कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ इंटेंशन टू डिसॉल्व इट म्यूचुअली एग्रीड बाय द पार्टनर। ठीक है, ये सारी चीजें होगी कि भैया डिसॉल्व कैसे करना है, वो इस सारी चीज को देख सकते हैं सारे के सारे, या फिर किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप है, आपको पता है ये पार्टनरशिप एट विल होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो अगर किसी फिक्स टाइम के लिए, तो वो काम होने के बाद में खत्म हो जाएगी, टेन्योर खत्म होने के बाद में खत्म हो जाएगी, और जनरल पार्टनरशिप है तो फिर वो चलती रहेगी। उसके अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कब और कैसे वो लोग कौन कौन सी कंडीशन पे डिसॉल्व कर सकते हैं फर्म को। ट्रस्ट डीड कैन प्रोवाइड फॉर ट्रस्ट टू बी वॉन्ड अप विद इन सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ट्रस्ट डीड के अंदर यहाँ पे भी डिसाइड किया जा सकता है कि कुछ समय के बाद में क्या कर दिया जाएगा, इसको हम लोग डिसॉल्व कर देंगे।
द डीड स्टेट्स द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो डीड होती है वो राइट और ड्यूटीज बताती है पार्टनर्स की, एंड पार्टनर्स ओन अ फिड्यूशियरी ड्यूटी टू ईच अदर। अब हमें ये पता ही है, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप वहां पे रहता है, बेस्ड लॉयल्टी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ट्रस्ट डीड के अंदर क्या होता है, राइट एंड ड्यूटीज होती है ट्रस्टीज की एज वेल एज बेनिफिशियरीज की भी। ट्रस्टीज हैव अ फिड्यूशियरी ड्यूटीज टू द बेनिफिशियरीज। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पार्टनर्स आर मोर लिमिटेड टू फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ बिजनेस वेंचर्स, मोर इजीली मेजर्ड। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस होती है ट्रस्टीज की कैन बी हाई डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई बेनिफिशियरीज विद सो मेनी चॉइसेस ऑन वेयर टू स्पेंड इनकम। ठीक है, समझ में आ गया हमें यहाँ तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट था, या तो आपको ये करना था एग्जाम में या फिर 4A। ठीक है, 4A के अंदर भी यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं अपन लोग वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ABC Limited is considering expanding its operations in Singapore. Okay, due to country's favorable business environment, the company aims to establish a subsidiary in Singapore. Okay, to tap into the region's growing market. All right, and to benefit the Singapore's pro-business policies. ABC Limited seek your advice on the process and requirement for incorporating company in the Singapore. ठीक है, सिंगापुर में अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या, और प्रोसेस भी पूछा है भैया, दोनों ही चीजें पूछी है। ठीक है, तो प्रोसेस और रिक्वायरमेंट दोनों ही आपको यहाँ पर बताना है। रिक्वायरमेंट का मतलब वही होगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे चाहिए वो सब कुछ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो यही है, द अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ACRA इज द नेशनल रेगुलेटर ऑफ बिजनेस पब्लिक अकाउंटेंट एंड कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर इन सिंगापुर। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगापुर में कौन भैया इन सारी चीजों को क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। तो ACRA यानी कि अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इस सारी चीजों को करती है, कंट्रोल, रेगुलेट। आगे क्या बोल रखा है, इनकॉर्पोरेशन इज डन थ्रू बिस फाइल, बिस फाइल के थ्रू करा जाता है, बिस फाइल प्लस एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ न्यू कंपनी। सबसे पहले तो वही है नेम एप्लीकेशन, जैसे अपन लोग स्पाइस प्लस फॉर्म फिल करते हैं ना, वैसे यहाँ पे क्या कौन सा फाइल है, बिस फाइल प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेम अप्रूवल एप्लीकेशन लगाओगे। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एंड रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। इस ये जो वेबसाइट है इस पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन फी ऑफ SGD इज पेबल, SGD 15 इज पेबल फॉर ईच अप्रूव्ड कंपनी नेम। ठीक है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। जैसे ही एप्लीकेशन आपने सबमिट करी, द एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट इधर पे द फीस और कंटिन्यू विद द इनकॉर्पोरेशन लेटर, दोनों में से कुछ भी कर सकता है, टू इमीडिएटली प्रोसीड टू इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन, ताकि आपकी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाए। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नेम एप्लीकेशन कैन बी अप्रूव्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम पेमेंट इफ द नेम इज अवेलेबल। अगर नेम अवेलेबल है तो भैया बिल्कुल फ्यू मिनट्स के अंदर ही क्या हो जाएगा, आपका अप्रूवल हो जाएगा। हाउएवर इट मे टेक बिटवीन 14 वर्किंग डेज भी लग सकते हैं, 14 से 2 मंथ तक यहाँ पे लग सकता है। The lodger can proceed to register the business immediately after the name application is approved. जैसे ही आपका name application approved हो जाता है तो आप आगे के लिए proceed कर सकते हैं। Once a name has been approved, it will be reserved. ठीक है, जैसे ही आपका नाम अप्रूव हो गया तो 120 दिन के लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, as of 2nd of June 2017, every newly incorporated business receives a free copy of its business profile upon the successful filling up of the incorporation form and paying the incorporation fees. द प्रोसेसिंग टाइम इज अबाउट, कितनी देर का प्रोसेसिंग टाइम है बेटा, बोले 15 मिनट्स का प्रोसेसिंग टाइम है, और डिपेंड कर सकता है फ्रॉम द टाइम of successful submission of all the documents and all information, and the registration fee payable is Singapore currency 300 है ये। Then the ACRA will issue a notice of incorporation via electronic mail to the law firm और प्रोफेशनल फर्म एंगेज्ड फॉर अब ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा आपके पास में इनकॉर्पोरेशन का, किसी भी लॉ फर्म के पास में या फिर किसी भी प्रोफेशनल फर्म के पास में जो कि एंगेज होगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन द सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टुगेदर विद द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट से रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया गया, और ऊपर आपको इनकॉर्पोरेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे का जो हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4A, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।